हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 AKTU की इसके 4th यूनिट जो कि कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन की है, उसके यूनिवर्सिटी में फाइनल एग्जाम में आए हुए शॉर्ट आंसर के जो कितने भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा सॉल्यूशंस के साथ। 2015 एंड ऑनवर्ड्स ले रहा हूं मैं इसमें। चलिए सबसे पहले हम लोग सेशन 2015 ऑनवर्ड्स चलते हैं। टू 2015-16 सेशन का न्यूमेरिकल है। लिखिए क्वेश्चन, इफ f of z is equal to u plus iv is an analytic function and u is equal to x square minus y square minus y, then find its conjugate harmonic function। हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो मतलब इसमें ये वाला आपको न्यूमेरिकल कई बार किया होगा, u दिया है तो v चाहिए, v दिया है तो u चाहिए, उसी पैटर्न में है हार्मोनिक वाले में। तो इसका सबसे आसान मेथड क्या है बेटे, आपको u इज इक्वल टू दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई, ठीक। आपको पता है आपको v निकालना है नाउ। तो जो v निकालने का मेथड है वो क्या होता है, dv इक्वल टू v किसका किसका फंक्शन है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया। कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन v ऑफ x कॉमा y। तो v किसका किसका फंक्शन है, x और y का। तो ये क्या हो जाएगा, डेल v और डेल x dx प्लस डेल v और डेल y dy dy। चूंकि इसने कहा है बेटे कि fz इज एन एनालिटिक फंक्शन, तो अगर fz आपका एनालिटिक फंक्शन है तो fz CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको CR इक्वेशंस लिख देनी। CR इक्वेशंस आर, तो CR इक्वेशंस क्या होती है, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू डेल v ओवर डेल y एंड डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। तो चूंकि फंक्शन दिया ही हुआ है कि fz इज एन एनालिटिक फंक्शन, तो दैट मींस इट विल सेटिस्फाई द CR इक्वेशन, तो आप उसको यूज कर लो। सो दिस इक्वल टू डेल v ओवर डेल x किसके बराबर है, माइनस डेल u ओवर डेल y माइनस डेल u ओवर डेल y dx। और डेल v ओवर डेल y किसके बराबर है, डेल u ओवर डेल x के, तो डेल u ओवर डेल x dy। u आपके पास है, अब निकाल दो वैल्यूज। सो दिस इक्वल टू dv इक्वल टू, माइनस साइन बाहर ले लो, डेल अपॉन ब्रैकेट भी बाहर ले लेंगे, माइनस डेल अपॉन डेल वाई, u कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई। डिफ्रेंशिएट कर दो बेटे, माइनस x का डिफरेंशिएशन 0, चूंकि डिफरेंशिएशन पार्शियल होता है, माइनस 2y माइनस 1 dx प्लस इधर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो 2x, y का 0 हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू 2y dy प्लस 2y dx प्लस dx, माइनस साइन अंदर ले आया, प्लस 2x dy। एक्चुअल में इसको आपको टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनाना होता है, तो इसको टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो मैंने इसकी एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी पीछे हार्मोनिक फंक्शन के चैप्टर में कि आप 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ने के बाद तीसरी लाइन पे लिखो इंटीग्रेटेड वी गेट, ठीक। 2 लाइन छोड़ी, तीसरी लाइन पे लिखा इंटीग्रेटेड वी गेट। तो यहां पर v का इंटीग्रेशन, dv का इंटीग्रेशन v, 2y dx, तो y तो कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या बन गया 2xy प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस
2xy dy का इंटीग्रेशन 2xy पहले आ चुका है, तो यानी जो रिपीट कर रहे हैं उनको नहीं लिखना है। जैसे इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन सेम है, 2y dx का इंटीग्रेशन 2xy और 2x dy का इंटीग्रेशन 2xy, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब आपको लिख देना है प्लस c। तो अब आपको जो ऊपर की लाइनें भरनी है वो कैसे भरनी होती है, वो मैं आपको टेक्निक बताऊं। तो ये जो आपकी कॉमन है, ठीक, यहां से उल्टा चलते हैं। पहले d ऑफ, इसको लिखो 2xy, d लगा दो, प्लस d ऑफ x, ये लिखा आपने, यहां पे d लगा दिया c छोड़कर। फिर ऊपर बस एक लाइन, पहली लाइन ये भरी, और दूसरी लाइन में जो जो कॉमन है उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दो, 2y dx प्लस 2x dy प्लस dx, ये बस। आगे समझ में कोई नहीं चेक कर पाएगा कि आपने क्या टेक्निक यूज की है, क्या ट्रिक लगाई है, ठीक है। और यही आपका आंसर है, आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था 15-16 में ही, एफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्रूव दैट u satisfies Laplace इक्वेशन, ठीक। चलिए इसके आंसर पे आते हैं, सोल्यूशन पे। लाप्लास इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगी बेटे, क्या होती है। लाप्लास इक्वेशन लिख दो पहले, अगर नहीं पता तो। लाप्लास इक्वेशन इज del 2u अपॉन del x2, u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन, u का y के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन, और दोनों का सम 0 होना चाहिए, ठीक। नाउ गिवन आपको क्या दिया गया बेटे, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, देखो 2 नंबर का है, कायदे से तो हमें लिखना चाहिए डिफरेंशिएटिंग u पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, वी गेट, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वही लिखेंगे। लेकिन 2 मार्क्स का है यार, तो कितना मेहनत करेंगे अपन, कितना ज्यादा टाइम खर्च करेंगे, तो सीधे इंप्लाइज का साइन बना दिया। दिस इंप्लाइज डेल यू और डेल एक्स, चूंकि डेल यू और डेल एक्स अपने आप में इस बात को बता रहा है कि u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी y कांस्टेंट 2x। दिस इंप्लाइज, ठीक, डेल 2u और डेल x2 दोबारा डिफरेंशिएट किया 2, एंड डेल u और डेल y क्या हो जाएगा, -2y। सो दिस इंप्लाइज डेल 2u और डेल y2, ये हो जाएगा तुम्हारा -2। दोनों को ऐड कर दो, यही तो है लाप्लास इक्वेशन। नाउ चेक करना है इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। डेल 2u और डेल x2 प्लस डेल 2u और डेल y2 इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। हेंस प्रूव्ड, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट सेशन है हमारा 2016-17। तो अब हम लोग 2016-17 के न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए पहले। प्रूव दैट fz इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक z इज एनालिटिक। तो एनालिटिसिटी प्रूव करने के लिए, ठीक है, हमें क्या क्या दिखाना होता है, आपको याद करा दूं, रिकॉल करा दूं कि एनालिटिसिटी प्रूव करने के लिए हमको ये दिखाना होता है कि u और v के पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटीन्यूअस हैं एवरीवेयर, एंड CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइज एवरीवेयर। तो जब ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो आप लिख दोगे फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर, ठीक है। क्योंकि किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यही होती है कि CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एवरीवेयर, ठीक है। अगर
पूरे डोमेन की बात कर रहे हैं। अगर किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो सीआर इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट एंड ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड वी मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो आपने ये लिखा साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक। अगर आपको याद हो बेटे, मैंने जब मेरे कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन चैप्टर के जो वीडियो लेक्चर था मिलनी थॉमसन मेथड और हार्मोनिक वाला, वहां पे मैंने आपको साइन हाइपरबोलिक जेड का जो कन्वर्जन बताया था वो उस फार्मूले को यूज करके बताया था, जिसमें साइन हाइपरबोलिक जेड को आप सीधे साइन आई एक्स में कन्वर्ट कर देते थे या साइन आई एक्स को साइन हाइपरबोलिक जेड में कन्वर्ट कर एक्स में कन्वर्ट कर देते थे। याद करा दूं आपको फार्मूला, वो फार्मूला था साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक, कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। मैंने वहां पे ये फार्मूले यूज किए थे मिलनी थॉमसन मेथड और हार्मोनिक में। इसके थ्रू मैं हाइपरबोलिक फंक्शन को कन्वर्ट करता था। यहां मैं दूसरा तरीका यूज करूंगा, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन ही करना है ना, तो एक नया तरीका आप एक और सीख लोगे आज। चलिए, गिवन, उधर इरेज कर देता हूं पहले, गिवन एफ जेड को अपन क्या लिखते हैं रियल और इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में, यू प्लस आई बी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। और जेड की वैल्यू क्या होती है, तो यू प्लस आई बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई। अब देखो, खाली साइन होता तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला तो लगा देते, ठीक है। अब यहां पर चूंकि हाइपरबोलिक है और अंदर ये फंक्शन है, तो अपने को तोड़ना है इसको, बेसिकली इसको रियल प्लस इमेजनरी के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि अभी आयोटा अंदर है साइन के, मुझे आयोटा बाहर चाहिए, जैसे यहाँ पे यू प्लस आई बी। तभी तो आयोटा जब बाहर आएगा तो एक पार्ट बनेगा रियल और एक पार्ट बनेगा इमेजनरी। तो अपने को पता है बेटे, अगर आपको याद हो, साइन हाइपरबोलिक एक्स का अपन का फार्मूला क्या होता था, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन टू। उसी फार्मूले को मैं यहां यूज करने जा रहा हूं, ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस आई वाई अपॉन टू। ठीक, क्लियर। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, रुक जाए यार, एक लाइन खा जाएगा ये, अपॉन टू। अब यहां पर इसको और अलग अलग करो, ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आई वाई अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई वाई। अब मैं इस पे वन अपॉन टू ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर आई वाई को लिख दूंगा कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ठीक है, माइनस वन अपॉन टू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसको लिख दूंगा कॉस वाई माइनस आई साइन वाई। ये अपने को पता ही है। अब इन सबको मर्ज कर दो, वन अपॉन टू कॉस वाई बाहर ले लो, कॉस वाई वाले टर्म एक साथ, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस आई बाई टू साइन वाई वाले टर्म एक साथ, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो बेटे, ये क्या बन गया, वन बाई टू, ये हो, सॉरी, अब वन बाई टू तो मर्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये उस केस में मैं बता रहा हूं कि मान लो बच्चों तुम लोगों को फार्मूला वाले भूल जाए जो वहां मैंने बताए थे, और ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक, सॉरी, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। तो ये किसकी वैल्यू आई, यू प्लस आई बी की। सो दिस इंप्लाइज यू इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस वाई एंड v is equals to cos hyperbolic x sin y। ठीक, चलिए, दिस इंप्लाइज ux की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन हाइपरबोलिक x का डिफरेंशिएशन cos हाइपरबोलिक x cos y, एंड uy की वैल्यू क्या हो जाएगी, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन हाइपरबोलिक x sin y। यहां पर vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो साइन हाइपरबोलिक x साइन y, फिर y के रिस्पेक्ट में करो तो vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos हाइपरबोलिक x साइन y।
सॉरी कॉस वाई, कॉस वाई। चलिए अब सीआर इक्वेशंस लिख दीजिए। Here we see that, here we see that, बार बार हम क्यों लिखें, हमें याद ही है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है बेटे, डेल वी ओवर डेल वाई के, डेल वी ओवर डेल वाई, एंड डेल यू ओवर डेल वाई, इसको चेक करो जरा इधर, ये निगेटिव ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स के बराबर है। ठीक है, इसको चेक करो, यहां माइनस का साइन है ना, तो निगेटिव ऑफ डेल वी ओवर डेल एक्स, तो डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। हेंस CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। एक्चुअल में 2 नंबर का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन जबरदस्ती दे दिया गया, सेटिस्फाइड। ये कायदे से 7 मार्क्स में आना चाहिए, नहीं तो 3 पॉइंट हाफ में तो आना चाहिए। CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। नाउ अब बस एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई, दूसरी कंटिन्यूटी चेक करनी। नाउ ux, uy, vx एंड vy, ध्यान से देखो, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक है। कॉस वाई साइन वाई, साइन वाई कॉस वाई, साइन हाइपरबोलिक एक्स, जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल होते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन तुम्हारे क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक, तो नाउ ux, uy, vx एंड vy आर continuous everywhere, everywhere. Hence fz is analytic everywhere, everywhere. ठीक, क्लियर। 16 17 का शायद एक ही न्यूमेरिकल था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटे। हाँ, एक ही न्यूमेरिकल आया था 16 17 में, नहीं हाँ एक ही आया था, फिर 17 18 में 2 न्यूमेरिकल थे। ठीक है, तो 16 17 में एक ही न्यूमेरिकल था, वो हो गया अपना। चलिए नेक्स्ट अपन मूव करते हैं 17 18 में, अगले पेज पे चलते हैं। 2017 18 में पहला क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 1। नंबरिंग तो मैंने कहीं करी नहीं, तो यहां क्यों करूं। राइट कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कॉची रीमान इक्वेशन लिखनी, बस। तो ये कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे लिख देनी बस। CR इक्वेशंस याद होनी चाहिए, इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा एंड डेल वी ओवर डेल आर इज इक्वल टू -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन था, बस इसके अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट। डिफाइन एनालिटिक फंक्शन विथ एन एग्जाम्पल। डिफाइन एनालिटिक फंक्शन विथ एन एग्जाम्पल, विथ एन एग्जाम्पल। जो भी क्वेश्चन याद हो तुमको एनालिटिक है वो लिख दिया करो, और क्या है। ठीक है, विद दैट एग्जाम्पल, चाहे तो पहला वाला लिख देना। ये देखो अभी तो प्रूव कर गया है ना, साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक। मैं दूसरा यहाँ पे लिखा दूंगा ताकि 2 आपके पास हो जाएंगे। सोल्यूशन एनालिटिक फंक्शन, क्या डेफिनेशन,
a function f of z is said to be analytic at a point z naught if it is single valued and differentiable not only at z naught but at every point of some नेबरहुड ऑफ z। समझ गए कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर सिंगल वैल्यूड और डिफरेंशिएबल तो होना ही होना चाहिए, साथ में उस पॉइंट के नेबरहुड के भी पॉइंट्स पर सिंगल वैल्यूड और डिफरेंशिएबल हो, तो फंक्शन हमारा एनालिटिक कहलाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है। वो तो थ्योरम्स है सीआर इक्वेशन और पार्शियल डेरिवेटिव वाली, लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक, फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नॉट। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड होते हैं। आपको दे दिया जाएगा कि इसकी एनालिटिसिटी चेक करो, तो आपको ये बेसिक डेफिनेशन यूज काम आएगी। तो बेसिक डेफिनेशन याद समझ भी लीजिए बेटे कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक तभी कहलाएगा, ठीक है, जब उस पॉइंट पर ही नहीं बल्कि उस पॉइंट के नेबरहुड में भी फंक्शन सिंगल वैल्यूड हो और डिफरेंशिएबल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, उसने एग्जाम्पल भी कहा है बेटे, विथ एन एग्जाम्पल e टू द पावर x cos y प्लस i sin y। एक प्रकार से अगर तुम ध्यान से देखो cos y प्लस i sin y क्या होता है, e टू द पावर i y। तो ये e टू द पावर z है बेसिकली। ठीक है, ये है e टू द पावर z। मैं आपको समझा दूं इधर, ये है e टू द पावर z। आप देखो ना, e टू द पावर x प्लस i y, यानी e की पावर x इंटू e की पावर i y, और e की पावर i y ये। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है एवरीवेयर, इस वजह से एनालिटिक है। ठीक है, चलिए, चाहो तो आप इसमें लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो ठीक है, आगे बढ़े। एग्जाम्पल ही देना है तो दे सकते हो आप। e की पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x, फॉर एग्जाम्पल e की पावर x cos y, रहने दो। हियर e टू द पावर x cos y प्लस i sin y is equal to e to the power x into e to the power iy is equal to e to the power x plus iy is equal to e to the power z equals to f of z। ठीक, सिंस लिख दो, सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन is single valued and differentiable everywhere, hence fz is analytic। ठीक है, टाइम हो तो दिखाना, नहीं तो मत दिखाना। अब एक काम और करना है, पैराग्राफ चेंज करके, ए फंक्शन इन सब चीजों से थोड़ा सा एग्जामिनर में इंप्रेशन अच्छा आता है, तो जब थोड़ी मोड़ी गलती होती है इग्नोर कर देता है। इज सेड टू बी, आगे कहीं थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है इग्नोर कर देता है टीचर। इज सेड टू बी एनालिटिक इन ए सर्टेन डोमेन, D if it is analytic at
एवरी पॉइंट ऑफ डी। ठीक, तो ये आपके 2017-18 के हो गए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 2018-19 में। 2018-19 के न्यूमेरिकल्स में आते हैं अपन। क्वेश्चन लिखिए पहला, लेट fz इक्वल टू u ऑफ r थीटा प्लस i v ऑफ r थीटा b एंड एनालिटिक फंक्शन if u is equal to माइनस आर क्यूब साइन, एक मिनट जरा, आर क्यूब साइन 3 थीटा है, आर क्यूब साइन 3 थीटा। ठीक, u इज इक्वल टू माइनस आर क्यूब साइन 3 थीटा, क्या बोल रहा है, देन फाइंड v ऑफ r थीटा। ठीक, क्लियर। आइए सॉल्यूशन में, सिंपल बेटे, v किसका किसका फंक्शन है, r थीटा का। बस यहाँ पे आपको CR इक्वेशन पोलर फॉर्म में याद होनी चाहिए। ठीक है, तो v r और थीटा का फंक्शन है, तो नाउ dv इक्वल टू, तो वहां पे जैसे हमने डेल v और डेल x किया था, तो यहाँ डेल v और डेल r dr प्लस डेल v और डेल थीटा d थीटा। अब बच्चों आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, u दिया गया है, ये देखो, तो आपको CR इक्वेशन पोलर फॉर्म में पता होनी चाहिए। तो आप लिखिए क्या होती है CR इक्वेशन। CR इक्वेशन क्या होती है, डेल u और डेल r इज इक्वल टू, अभी अभी यूज किया था ना, 1/r डेल v और डेल थीटा, और डेल v और डेल r इज इक्वल टू -1/r डेल u अपॉन डेल थीटा, है ना। अभी 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 अपन ने यूज किया ना, पीछे पूछा गया था एक जगह। सो दिस इंप्लाइज dv इक्वल टू, डेल v और डेल r की जगह क्या लिखोगे, -1/r डेल u अपॉन डेल थीटा dr प्लस 1 डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, प्लस डेल, और यहाँ पे क्या है, डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो डेल वी अपॉन डेल थीटा बन जाएगा आर, बड़ा थोड़ा सा केयरफुली काम करना होगा, ये यूजुअली अच्छी प्रैक्टिस में नहीं होता ना पोलर वाला। आर डेल यू अपॉन डेल आर डी थीटा, ब्रैकेट के अंदर रख दो। ठीक, डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट कर दें यार, कौन सी बड़ी बात है, काहे को अलग से लिखिए। -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा, यू थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो आर कांस्टेंट। ठीक है, तो -r³ साइन 3 थीटा का डिफरेंशिएशन 3 cos 3 थीटा dr प्लस r डेल यू अपॉन डेल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो -3r² साइन 3 थीटा। इतना तो तुम लोग एक्सपर्ट हो गए यार, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। अब देखो जरा कौन कौन कहाँ कहाँ मार कट रहा है, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, तो ये हो गया 3r² cos 3 थीटा dr माइनस 3r³ साइन 3 थीटा डी थीटा। चलो वही इंटीग्रेट करना है, पीछे सिखाया है, 2 लाइन छोड़नी है, तीसरी लाइन में लिखना है इंटीग्रेटेड, वी गेट v इज इक्वल टू, हाँ भाई इसका डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, r² है, r³ 3 से 3 कैंसिल। थोड़ा सा इसमें रफ में काम कर लेना, यहाँ पे ना मत करना, ठीक है, यहाँ पे गंदगी मत फैलाना कि 3 काट रहे हो, चाहो तो रफ में कर लो। 3r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा r³ 3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, cos 3 थीटा कॉन्स्टेंट है, तो लिखो r³ cos 3 थीटा। यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है ना, तो -3r² कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन साइन 3 थीटा डी थीटा। साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, -3r³ साइन का माइनस cos 3 थीटा बाई 3 से 3 कैंसिल, r³ cos 3 थीटा। यार ये तो सेम है,
पहले वाले का भी इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में, ये दोनों टर्म सेम हो गए ना, तो नहीं लिखना, प्लस सी लिख के छुट्टी पाओ। ठीक, बस बेटा ऊपर वाली लाइन में भर दो dv इक्वल टू डी ऑफ आर क्यूब कॉस 3 थीटा, और दिखाने के लिए इसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, 3r² कॉस 3 थीटा डी आर माइनस 3r³। अब लाइन छोड़ी है तो दिखाना तो कुछ पड़ेगा ही ना, डी थीटा। लो जी, सॉरी सॉरी, डी थीटा ब्रैकेट के बाहर कैसे लिख दिया, साइन 3 थीटा डी थीटा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, चलिए इधर मिटा दूं फिर, ताकि दूसरा न्यूमेरिकल भी यही लिख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ठीक, द फंक्शन, यार छोड़ो अगले पेज पे करते हैं, गंदा लग रहा है, ऊपर उसमें ऊपर तक लिखा हुआ है ना, अगले पेज पे आ जाओ। द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई इज होलोमॉर्फिक। हाँ भाई, एनालिटिक का दूसरा नाम है ये, होलोमॉर्फिक या रेगुलर, होलोमॉर्फिक और नॉट, ये एनालिटिक का दूसरा नाम है। तो अब यहाँ पे वो मत कर देना कि तुम इसको, जैसे पीछे मैंने अभी डेफिनेशन में लिखा है नहीं था कि ई की पावर जेड आई जेड लिख के शो कर दिया, यहाँ प्रॉपर करना होगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला काम आपका एफ जेड इक्वल टू, रियल और इमेजनरी पार्ट चाहिए, यू प्लस आई वी इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स कॉस वाई प्लस आई ई टू दावर एक्स साइन वाई। सो दिस इंप्लाइज, इससे तुमको क्या मिलता है बेटे, u इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स कॉस वाई एंड v इज इक्वल टू ई टू दावर एक्स साइन वाई। चलो फटाफट, दिस इंप्लाइज डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस वाई, और डेल वी और डेल एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई। अगला टर्म डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, और डेल वी और डेल वाई इधर क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस वाई। बीच में लाइन खींच दो चाहो तो। हियर वी सी डैट, हियर वी सी डैट, तुम क्या देख रहे हैं कि डेल यू और डेल एक्स किसके बराबर है, डेल वी और डेल वाई के। देखो ये इसके बराबर है कि नहीं है, ठीक, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई जो है तुम्हारा निगेटिव ऑफ डेल वी और डेल एक्स के बराबर है। हेंस सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। बस अब आपको दिखाना है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यार एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक कंटिन्यूअस तो होंगे सब जगह, ठीक है। तो लिख दो, हियर आल्सो वी सी दैट del u over del x, comma del u over del y, del v over del x and del v over del y are continuous everywhere. Hence fz is, अब एनालिटिक मत लिखना, होलोमॉर्फिक, उसने होलोमॉर्फिक कहा है ना, तो अपन भी होलोमॉर्फिक लिखेंगे, ठीक। एक और न्यूमेरिकल था, डेफिनेशन थी, कन्फर्मल मैपिंग की डेफिनेशन आई थी, ठीक है। तो लिख दो, ए मैपिंग
or transformation that preserves angles between every pair of ये इसकी डेफिनेशन है। A mapping or transformation trait preserves angles between every pair of curves through a point both in magnitude and sense is said to be conformal at that point। ठीक है, चलिए फिगर भी बना दोगे तो अच्छी रहेगा, बना दो, बहुत वो नहीं है। एक्स वाई ये आपका जेड प्लेन, यू वी ये आपका डब्ल्यू प्लेन, C1 C2 इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है और पॉइंट है जेड नॉट। मैपिंग के थ्रू ये पॉइंट हो गया, ये कर्व हो गई C1 डैश, ये हो गया C2 डैश, एंगल ये भी थीटा ही रहेगा और ये पॉइंट डब्ल्यू नॉट। बस सेंस और एंगल सेंस और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, तो ऐसी मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है कन्फर्मल मैपिंग या कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आइए 2021-22 में 21-22 क्वेश्चन लिखिए। शो that fz equal to z plus 2z bar is analytic anywhere in complex plane। कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं एनालिटिक, तो तुम्हें कंटिन्यूटी तक तो पहुंचना ही नहीं, सीआर इक्वेशन ही सेटिस्फाई ना होगी, 100% श्योर है। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी इज इक्वल टू जेड प्लस 2z बार। सो दिस इंप्लाइज u प्लस आई बी, जेड का मतलब क्या होता है बेटे, x प्लस आई वाई, और जेड बार का मतलब क्या होता है, x माइनस आई वाई। तो रियल एक साथ कर दो, इमेजनरी एक साथ कर दो, तो 3x minus iy। So this implies u is equal to 3x and v is equal to minus y। So this implies, इसको बॉक्स के अंदर रख दो, बिल्कुल चमकता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। So this implies del u upon del x क्या हो जाएगा 3 and del v over del x क्या हो जाएगा 0, del u upon del y क्या हो जाएगा 0 और डेल वी और डेल वाई क्या हो जाएगा -1। ये तो सेटिस्फाई हो रही, ये नहीं सेटिस्फाई हो रही, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी और डेल वाई के बराबर होना चाहिए। हियर वी सी दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई
Hence, CR equation is not satisfied. अब इसी की लैंग्वेज कॉपी कर दो. Hence, FZ is not analytic anywhere in complex plane. ये लो जी साहब. ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं. अगला क्वेश्चन आ जाओ. फाइंड द इमेज ऑफ mod of z minus 2i is equal to 2 under the mapping w is equal to 1 by z. ये इन्वर्सियन ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको पता हो. 1 by z और mod of z minus 2i क्या है बेटे? इक्वल टू 2. ये एक सर्किल है और इन्वर्सियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? सर्किल को लाइन में कन्वर्ट कर देता है. पता है कि नहीं पता? याद होगा, थोड़ा बहुत तो याद ही रहना चाहिए. ठीक है, चलिए सबसे पहले कैसे करना होता है इसको देखेंगे अपन. गिवन mod of z minus 2i is equal to 2. इक्वेशन नंबर 1. कैसा सर्किल है बेटे? विच इज ए सर्किल. सेंटर कहां पे होगा? रियल पार्ट 0 है तो 0 कॉमा इमेजिनरी पार्ट में 2 है, 2 एंड रेडियस 2. ठीक, अब आपको जब ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप जेड को रिप्लेस कर दो डब्ल्यू से. बस गिवन w इज इक्वल टू 1 बाई जेड, सो दिस इंप्लाइज z इक्वल टू 1 बाई डब्ल्यू. बस आपको हेंस 1 बिकम्स 1 में z की जगह 1 बाई डब्ल्यू डाल दो. माइनस 2i इज इक्वल टू 2, सो दिस इंप्लाइज mod 1 माइनस 2iw upon w is equal to 2. So this implies mod 1 minus 2iw is equal to 2 mod w. और w का मतलब क्या होता है? u plus iv. So this implies 1 minus 2i ब्रैकेट में u plus iv is equal to 2 mod u plus iv. अब एक काम करना होगा तुमको बेटे, यहां पर इस वाले को रियल और इमेजिनरी में ब्रेक करना होगा. इंप्लाइज दैट मॉड 1 माइनस 2iu माइनस 2i स्क्वायर v इज इक्वल टू 2 मॉड u प्लस iv. सो दिस इंप्लाइज मॉड 1 प्लस 2v. ठीक है, ये क्या हो जाता है ना, अगर तुम इसको देखो ध्यान से, पॉजिटिव है ना. माइनस 2iu इज इक्वल टू 2 मॉड u प्लस iv. चलो भाई, दोनों साइड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2v का होल स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. स्क्वायर रूट हटा दो और ब्रैकेट ओपन कर दो. 1 प्लस 4v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4u स्क्वायर इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर. कटना ही कटना है, क्योंकि इन्वर्सियन जो ट्रांसफॉर्मेशन है लाइन की इक्वेशन देता है 4v प्लस 1 इक्वल टू 0. ये आंसर. ठीक, लाइन की इक्वेशन ही देता है. और अच्छा लिखना चाहे तो v इक्वल टू माइनस 1/4. आंसर आ गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं. ट्वेंटी टू 23 सेशन में आते हैं. अब
क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट ऑफ W इज इक्वल टू 2Z प्लस 6 अपॉन Z प्लस 7। पता है तुमको इनवेरिएंट पॉइंट कैसे निकलता है? सिंपल, W को Z से रिप्लेस कर देते हैं, बस लिखना होता है invariant points are given by W की जगह Z लिख दो, Z इक्वल टू 2Z प्लस 6 अपॉन Z प्लस 7। अब आपको सिंप्लीफाई करते चले जाना है, इज इक्वल टू, सॉरी, इंप्लाइज दैट Z स्क्वायर प्लस 7Z इज इक्वल टू 2Z प्लस 6 implies Z स्क्वायर प्लस 5Z माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 2, सो दिस implies Z स्क्वायर, हालांकि तुम लोग के पास कैलसी रहता है, तुम लोग कैलकुलेटर से रूट निकाल सकते हो आप इजिली, प्लस 6Z माइनस Z माइनस 6 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज Z प्लस 6 और Z माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज इनवेरिएंट पॉइंट का आंसर आ गया Z इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 6। ठीक, अगले न्यूमेरिकल पे आ जाओ। क्वेश्चन, शो दैट if Z equals to mod Z का होल स्क्वायर is not analytic at origin। तो सबसे पहले बेटे एफजेड को आपको तोड़ना होगा एक्स और वाई में। एफजेड क्या दिया है तुम्हें? मॉड जेड का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बेटे? इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, क्लियर भाई? मॉडुलस लगा है ना, तो अभी पीछे मैंने करके नहीं दिखाया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा तो होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, एफजेड को क्या करना है? दिस इंप्लाइज एफजेड की जगह यू प्लस आई भी लिख देना है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू हो गया 0। सो दिस इंप्लाइज डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो गया? 2x। डेल v अपॉन डेल एक्स क्या हो गया? 0। डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो गया? 2y। डेल v और डेल y क्या हो गया? 0। ठीक, लिखो बेटे, CR इक्वेशंस आर CR इक्वेशंस आर CR इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी तुमको। क्या है CR इक्वेशंस? डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल एक्स, सॉरी, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। यही तो होती है CR इक्वेशन। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हो बेटे कि CR इक्वेशंस हर कभी कहीं भी नहीं सेटिस्फाई होंगी सिवाय एक जगह के, ओरिजिन के। और ओरिजिन पे ये बात कर रहा है, इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन, चूंकि ओरिजिन पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या? सो द CR इक्वेशंस are not satisfied or not satisfied everywhere except at z equal to 0, that is origin।
चलो ये बात तो हमें तय हो गई कि सीआर इक्वेशन ओरिजिन पे सेटिस्फाई हो रहा है। और चूंकि सीआर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो दैट मींस क्या हुआ, हेंस ओरिजिन के अलावा तो कहीं नहीं सेटिस्फाई हो रहा ना, जरा सा नेबरहुड में तो हो ही नहीं सकता, ओरिजिन के नेबरहुड में सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। हेंस बस सिंपल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली एट ओरिजिन। ठीक है, नॉट इन दी neighborhood of origin. Hence, fz is not analytic at origin. ये आपके बेटे कंप्लीट हो गया, 2015 से उठाया था। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, यूनिट 4 की भी आपकी PYQs हो गई शॉर्ट आंसर की। ऑल द बेस्ट बच्चों।